जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आपका दोस्त दा गुरु आपके अपने चैनल दा गुरु वी लर्न में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारी इस वीडियो में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उनके बारे में बताएंगे। यह हमारी फैक्ट का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट आप हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे आप देख सकते हैं। यह जो हमारा फैक्ट की वीडियो है, इसमें हम दैनिक जीवन से जुड़ी हुई जो भी हमारी महत्वपूर्ण फैक्ट है वह, और परीक्षा की दृष्टि से भी जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में हम बता रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिनका लिंक सभी सोशल साइट्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे पहले पार्ट में जो भी भारत के बारे में महत्वपूर्ण और रोचक बातें थी उसके बारे में हमने बताया था। मूत्र का रंग यानी पेशाब का रंग पीला क्यों होता है, लाल क्यों होता है, हल्का पीला कब होता है, इसके क्या क्या कारण हैं, वह सभी हमने बताए थे। और जो दुनिया का पहला परमाणु बम था उसका क्या नाम था वह बताया था। ऐसा कौन सा देश है जिसमें एक भी पेड़ नहीं है, वह इस पे पहली वीडियो में बताया गया था। जो भी महत्वपूर्ण भारत सरकार के द्वारा योजनाएं थी उनके बारे में बताया गया था। ऐसा कौन सा जीव है जिसके 3 दिल होते हैं, वह भी बताया गया था। एम, डेट और ईट की फुल फॉर्म हमारी इस पहले वीडियो के पार्ट में हमने बता दी थी। और दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल कहाँ खुला है वह भी हमने बताया था। भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल कहाँ है वो हमने आपको बताया था। मोनालिसा की पेंटिंग का जो भी रहस्य है उसके बारे में हमने बताया था। यह लाखों करोड़ों की पेंटिंग है, कई लाख करोड़ की पेंटिंग है ये। और आज का हमारा जो वीडियो है वो हम यहाँ से शुरू करते हैं। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलुरु को कहा जाता है। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। इनकी मूर्ति आपने देखी होगी। 31 अक्टूबर सन 2018 को स्टैचू ऑफ यूनिटी यह दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बनी थी। यह सरदार सरोवर बांध पे बनी हुई है गुजरात में। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है, और ज़मीन से अगर देखी जाए तो ये करीब 240 मीटर है। और इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य हैं, यदि आप कमेंट में लिखते हैं तो द स्टैचू ऑफ यूनिटी, इसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो हम आपको बता देंगे। मिजोरम को पहाड़ों का प्रदेश कहा जाता है तथा इसकी राजधानी आइजोल है। छोटा भारत फिजी देश को कहा जाता है। एक देश है फिजी, उसको छोटा भारत कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी सन 1950 को हुई थी। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था, और 1948 को गांधी जी का निधन हो गया था। गांधी जी ने 1942 को करो या मरो का नारा दिया था। स्विट्ज़रलैंड देश के राष्ट्रपति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। हमारे देश के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। जो मिनिमम आयु है राष्ट्रपति बनने की हमारे देश में वह 35 वर्ष है। 35 वर्ष मिनिमम एज होनी चाहिए हमारे देश के राष्ट्रपति बनने के लिए। टूथपेस्ट, सभी लोग कोई ना कोई सुबह उठ के मंजन ज़रूर करते होंगे। टूथपेस्ट के बारे में आज हम बताएंगे। टूथपेस्ट में जो भी यह पट्टियाँ बनी हुई होती हैं, इनका क्या अर्थ होता है, यह हम सभी के लिए जानना बहुत अति आवश्यक है। आज मैं आपको इस सब के बारे में बताएंगे।
टूथपेस्ट में इसका क्या मतलब होता है, इसको अनदेखा बिल्कुल ना करें, ये हमारे दैनिक जीवन में हमेशा काम आएंगे। टूथपेस्ट में यदि लाल रंग की मार्क पट्टियाँ दिखाई दें, जैसा कि आप देख रहे हैं लाल रंग की, यदि आपको लाल रंग की पट्टी का मार्क दिखाई दे रहा है तो इसका अर्थ है टूथपेस्ट में प्राकृतिक चीज़ों के साथ साथ केमिकल भी मिलाया गया है। यदि टूथपेस्ट में आपको हरी रंग की पट्टी, यह हरी रंग की पट्टी आपको दिखाई देती है तो इसका अर्थ है कि टूथपेस्ट में केवल प्राकृतिक चीज़ों का सम्मेलन किया गया है, यानी केवल प्राकृतिक चीज़ों का प्रयोग टूथपेस्ट में किया गया है। अगर यदि आपको यह हरे रंग की पट्टी आपको दिख रही है तो यदि आपको टूथपेस्ट में काले रंग की पट्टी दिख रही है, ये देखिए काले रंग की पट्टी, यदि आपको काले रंग की पट्टी दिखे तो इसका अर्थ होता है कि टूथपेस्ट में ज़्यादा मात्रा में केमिकल मिला हुआ है और यह पूर्ण रूप से केमिकल से बना हुआ है। टूथपेस्ट में यदि नीले रंग की पट्टी का मार्क दिखाई दे, ये देखिए, तो इसका अर्थ है कि टूथपेस्ट में क्या प्राकृतिक चीज़ों के साथ साथ मेडिकेशन भी शामिल किया गया है। तो टूथपेस्ट करते हुए हम सभी अब इस चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि इस पे कौन कौन सा मार्क दिखाई दे रहा है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। क्या आप जानते हैं भारत की राष्ट्रीय सब्जी कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय सब्जी पंपकिन यानी कद्दू है, भारत की राष्ट्रीय सब्जी। आखिर क्यों चढ़ाई जाती है सैटेलाइट पे सोने की परत? 2 मिनट का समय निकाल के आप ज़रूर यह वीडियो देखें कि जो सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं तो उसके ऊपर ये सोने की चादर क्यों चढ़ाई जाती है। सैटेलाइट के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, जिसे भारत में कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है। पहला कृत्रिम उपग्रह 4 अक्टूबर 1957 को पृथ्वी की कक्षा में भेजा गया था। शायद आपको पता ना हो, लेकिन अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले कोई भी सैटेलाइट होता है उस पर सोने की परत उसको सोने की परत पे लपेटा जाता है। इस चीज़ को मल्टी इंसुलेशन कहा जाता है। जो सैटेलाइट होता है इसके ऊपर जो परत है वो सोने की परत लगाई जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार सोने की परत सैटेलाइट की परिवर्तनशीलता, चालकता और जंग के प्रतिरोध को रोकता है। जंग, क्योंकि अंतरिक्ष में कोई भी सैटेलाइट जाता है तो उसको काफ़ी समय लग जाता है वहाँ पे अपना कार्य पूरा करने के लिए, और वहाँ पे नए विभिन्न प्रकार के ऊपर जाते समय वह यातनाएँ या जैसे बारिश हो गई और हवाएं हो गई, इनको झेलते हुए जाता है तो उस पर काई वगैरह जंग वगैरह ना लगे, इसके लिए सोने की परत चढ़ाई जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार सैटेलाइट पर सोने या अन्य धातु की परत ना चढ़ाएं तो अंतरिक्ष के खतरनाक रेडिएशन सैटेलाइट को पल भर में ख़त्म कर देंगे। जो ऊपर रेडिएशन यानी जो किरणें निकलती हैं वह पल भर में ही ख़त्म कर देंगी। कोरोना ने तोड़ी लाल बाग के राजा की प्रथा, 87 साल बाद विराजमान नहीं होंगे गणपति, इसकी जगह लगेगा रक्तदान शिविर। मुंबई में एक जगह है लाल बाग, वहाँ पे बहुत समय से जब भी गणेश चतुर्दशी होती थी तो बहुत ही धूमधाम से यह पर्व मनाया जाता था, परंतु अब कोरोना की वजह से वहाँ पे रक्तदान शिविर लग रहा है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। सांप के बारे में, सांप अगर व्यक्ति को कहीं पे दिख जाता है तो हम लोगों के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन यह भी हमारी प्रकृति का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है। यह खास श्रृंखला और खास जाल में अपना बहुत ही बड़ा योगदान निभाते हैं। यदि सांप काट ले
तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सांप अगर काट ले तो झाड़ फूंक से दूर रहना चाहिए। इससे कोई भी फ़ायदा नहीं मिलता है। लोग इलाज करवाएं इसका तो यह फ़ायदा भी देगा, लेकिन अगर आप झाड़ फूंक पे भरोसा करते हैं तो यह आपको हानि पहुंचा सकता है। सांप, मरीजों को शांत रखने की कोशिश करें। अगर काट ले किसी भी व्यक्ति को सांप तो मरीज को सबसे पहले शांत रखने की कोशिश करें। मरीज इतना उत्तेजित रहेगा, जितना उत्तेजित रहेगा उसका रक्तचाप उतना ही बढ़ेगा। यानी यदि कोई भी व्यक्ति जिसको सांप ने काट लिया है उसको शांति से लिटा देना चाहिए, उसको कोई भी क्रिया नहीं करने देनी चाहिए। यदि वो कोई भी क्रिया करेगा तो उसका उतने ही जल्दी उस व्यक्ति का रक्तचाप यानी खून का संचार होगा, जिससे खून जल्दी शरीर में फैलेगा, जिसके साथ जहर भी जल्दी फैल जाएगा। खुद को सुरक्षित रखते हुए सांप की प्रजाति का पता करें, यह इलाज के लिए बहुत ज़रूरी है। हो सके तो फ़ोटो खींच लें। ये आजकल तो सभी के पास मोबाइल है, यदि सांप काट लेता है तो उसकी फ़ोटो खींच ले अगर हो सके तो। जख्म से छेड़छाड़ बिल्कुल ना करें। पट्टी बांधने के बाद डॉक्टर के पास जाएं। मरीज को चलने ना दें, क्योंकि मांसपेशियों के रगड़ से जहर तेज़ी से फैलता है। डसने के स्थान से 2-3 इंच ऊपर कपड़े की पट्टी या रस्सी बांधें। पट्टी लगभग 1 इंच चौड़ी होनी चाहिए और दंश के 20 मिनट के अंदर बांधी जानी चाहिए। यानी जहाँ पे डसा हुआ है, ये डस है, जहाँ पे डसा हुआ है 20 मिनट के अंदर जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी बांध देना चाहिए, लेकिन इतनी टाइट भी नहीं बांधनी चाहिए कि खून का प्रवाह रुक जाए पूरी तरीके से। जितने ज़्यादा क्षेत्र में पट्टियाँ बांधेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं आपको एक डायग्राम से बता देता हूँ कि कैसे करना है। जैसे यदि यह किसी भी व्यक्ति का हाथ है, ये मैं ऐसे ही बना देता हूँ, ठीक। यह हाथ है, यदि आपके यहाँ पे कलाई पे सांप ने डस लिया है तो 2-3 इंच ऊपर एक यहाँ पे पट्टी बांध दें, एक यहाँ पे धीरे से पट्टी बांध दें, एक यहाँ पे धीरे से पट्टी बांध दें। ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए। यह कारण यह है कि जो खून की जो नली है इसमें भी जहर होगा तो धीरे धीरे जाएगा, क्योंकि हम सब जानते हैं खून का प्रवाह नसों में चलता रहता है, जिसके कारण खून में जहर भी मिल जाएगा। तो धीरे धीरे प्रवाह होगा जब पट्टियाँ बंधी हुई होंगी। तो हमको ऐसे ही करना है। यदि हमारे जान पहचान या कोई भी क्षेत्र में अगर किसी भी व्यक्ति को सांप काट लेता है तो यदि हाथ में सांप ने काटा है तो उसे नीचे की ओर लटका कर रखें ताकि जहर दिल तक पहुंचने में वक्त लगे। यदि पैर में काटा है तो पलंग पर इस तरीके से लिटा दें ताकि मरीज के पैर नीचे लटके रहें। पीड़ित को सीधे लेटा कर रखें, अन्यथा शरीर में हलचल होने से जहर जल्दी फैल सकता है। पीड़ित व्यक्ति के शरीर पर से सारी चीज़ें जैसे घड़ी, कड़ा, कंगन, अंगूठी, पायल, चैन व जूते, चप्पल आदि सभी उतार दें। व्यक्ति को बेहोश नहीं होने दें। अगर वह बेहोशी की हालत में है तो उसकी सांस पे ज़्यादा ध्यान दें और गर्माहट प्रदान करने का पूरा प्रयास किया जाए। हमारी एक पहली वीडियो आ चुकी है जो कोरोना फैक्ट से संबंधित जो भी करंट फैक्ट थे उनको हमने बताया था। कोविड-19 का इतिहास बताया था, कोरोना वायरस के प्रकार बताए थे, आधिकारिक और अस्थायी नाम क्या क्या हैं कोरोना वायरस के वो हमने आपको बताए थे। WHO और वर्ल्ड बैंक की क्या क्या घोषणा की गई हैं कोरोना वायरस से संबंधित वो आपको बताया था। सबसे महत्वपूर्ण इसके क्या क्या मिथ्य हैं और क्या क्या इसकी सच्चाई है वो हमने आपको इस वीडियो में बताया था।
जिसका लिंक आपको नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप यह वीडियो अवश्य देखें, यह सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे डरे नहीं कोरोना से, लेकिन अपने आप को सेफ रखें और जागरूक रहें। ठीक, चलो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क घूमने चलते हैं। जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क, इसकी स्थापना 1936 को राष्ट्रीय उद्यान के तौर पे हुआ था। इसका स्थान कहाँ है, यानी ये जो जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क है ये कहाँ पे है? भारत के उत्तराखंड के नैनीताल, नैनीताल लिखा है, नैनीताल, नैनीताल और पौड़ी जिला रामनगर शहर में फैला हुआ है यह। इसका क्षेत्र लगभग 1318.54 वर्ग किलोमीटर में यह पार्क फैला हुआ है। स्थापना के समय उद्यान का जो नाम है वो हैली नेशनल पार्क था, परंतु बाद में इसका नाम महान संरक्षणवादी और प्रकृतिवादी जिम कॉर्बेट के सम्मान में रख दिया गया। या अब मैंने आपको बताया कि इसका नाम जो जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क है, पहले इसका नाम हैली नेशनल पार्क है हुआ करता था, हैली नेशनल पार्क। यहाँ पे हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने एक मूवी के तौर पे, यानी जो वहाँ पे बहुत ही भ्रमण वगैरह किया था, बहुत ही यह प्रसारित हुआ था हर जगह, आप सभी लोगों ने ज़रूर देखा होगा। प्रोजेक्ट टाइगर का शुभारंभ है वह 1973 में हुआ था। इस प्रोजेक्ट का मूल इरादा प्रकृति के पारिस्थितिकी के संतुलन को बनाए रखना था और वर्तमान पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना था। पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र में अंतर है। मैंने इस वीडियो को, जो हमारे गागर में सागर के रूप में वीडियो आई थी, हमने बताया भी था। पारिस्थितिकी तंत्र यानी पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? एजी टॉन्सले ने। क्या मैं सही हूँ? एजी टॉन्सले, सॉरी। जो पारिस्थितिकी है, पारिस्थितिकी, और एक होता है पारिस्थितिकी तंत्र। जो पारिस्थितिकी है उसका जो प्रयोग है, उसका जो नाम है इस शब्द का, यह अर्नेस्ट हैकल है। अर्नेस्ट हैकल, इन्होंने पारिस्थितिकी शब्द का नाम दिया था, और पारिस्थितिकी तंत्र का जो नाम दिया था वो दिया था एजी टॉन्सले ने। पारिस्थितिकी का नाम अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। कब दिया था? 1865 में दिया था। और पारिस्थितिकी तंत्र का जो नाम है एजी टॉन्सले ने दिया था। यह शायद दिया था 1935 को शायद दिया था। आप मुझे करेक्ट भी कर दें अगर मैं गलत हूँ तो। नहीं, मैं एकदम सही हूँ। 1935 को ही जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसका नाम एजी टॉन्सले ने दिया था, और 1935 को ही जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका शुभारंभ हुआ था। जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क के जानवरों को क्वारंटाइन करने के लिए अलगाव वार्ड बनाए गए हैं। सुनने में आया था कि शेर को भी, यानी जानवरों में भी यह कोरोना वायरस फैल रहा है, तो अलगाव एक गांव है, उसमें इनको क्वारंटाइन यानी एकत्रित करने के लिए, संरक्षण प्रदान करने के लिए एक जो वार्ड है वो बनाया गया है। भारत का पहला और सबसे पुराना
राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क ही है। उद्देश्य क्या है? भारत में पहला बाघ संरक्षण, यानी जो जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क था उसको बनाने का उद्देश्य यही था कि जो जीव जंतु हैं उनको संरक्षण प्रदान किया जाए। परियोजना संरक्षण की दीर्घकालिक परंपरा, यानी बहुत समय तक इनको सम्मिलित सही से रखा जाए। ये देखिए, ये मेरी पेंटिंग बनाई हुई है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कैसी लग रही है। अब देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल कौन सा है? क्या आप गैस कर सकते हैं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल कहाँ पे है? दुनिया का सबसे बड़ा जो स्कूल है वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित सिटी मॉन्टेसरी स्कूल है। एक भारत के साथ साथ पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल है ये। कौन सा स्कूल है? सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। यह लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, वहाँ पे है। छात्रों की संख्या के आधार पे सबसे बड़ा स्कूल लखनऊ में है, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। 2011 में यह स्कूल गिनीज वर्ल्ड बुक में शामिल किया हुआ है, और जब इसको शामिल किया गया था गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में, तब इसकी संख्या 40,000 छात्र और 2500 के लगभग शिक्षक थे। अब ज़्यादा हो गया होगा। आज 2020 में इस स्कूल में लगभग 60,000 छात्र और 4500 से अधिक शिक्षक हैं। ठीक। कोरोना वायरस से आपको क्या एहसास दिलाया है? जो कोरोना वायरस है उससे हमको यानी मानव जीव जगत को क्या एहसास मिला है? पैसे की कोई वैल्यू नहीं होती है। आप देख रहे होंगे कि कितने बड़े बड़े लोग जिनके पैसे के पास पैसे को लेकर भी कोई भी कमी नहीं है। हम लोग, आप लोग तो सामान्य परिवार से हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास पैसे की कोई भी कमी नहीं है, वह भी इस बीमारी से ग्रसित होके और क्षति उठा चुके हैं। तो कोरोना वायरस से यही एक हमें शिक्षा मिली है। सभी को यह ध्यान रखना चाहिए कि पैसे की वैल्यू नहीं होती है। हमारी स्वास्थ्य ही हमारी पूंजी है, प्यार व्यवहार ही हमारी पूंजी है। हमें जंक फूड के बिना जीवित रह सकते हैं। हम लोग, सभी लोग, अधिकतर 10 में से 6 लोग जंक फूड खाते थे, उसके बिना भी हम जीवित रह सकते हैं। कोरोना वायरस ने हमें यह बताया है। पुरुष खाना बना सकते हैं और घर का काम भी कर सकते हैं, यह भी कोरोना वायरस ने हमें बताया है। और क्या बताया है? पहली बार पहली बार पशु और पक्षियों को लगा कि यह संसार उनका है। आप लोग देख रहे होंगे विभिन्न जगहों पे जो पशु पक्षी हैं वह आज़ाद रोड पे घूम रहे हैं, और यह ज़्यादा सही भी नहीं है किसी दृष्टि से, क्योंकि जंगल की तरफ भी आजकल देख रहे हैं आप लोग घर बन चुके हैं, तो वह घर में भी घुस रहे हैं, रोड पे घुस रहे हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जितना शिक्षित अमेरिका और यूरोप के लोग लगते थे उतने दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन यह अब भारत के लोगों के लिए भी यह एक दुविधा का कारण बनती चली जा रही है यह समस्या, क्योंकि यूरोप और अमेरिका बहुत ही संपन्न देश है। हर चीज़ से लेके वहाँ पे भी यह अपनी पैर पसार चुका है। बहुत ही अच्छा एक वीडियो हमने आपके लिए बनाई थी, जिसका आपको लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर आप हमारे चैनल पे विजिट करके और वीडियो में जाके जो प्लेलिस्ट में उसमें जाके देख सकते हैं। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसके बारे में मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताया था कि ये क्या है, हिस्ट्री बताई थी
फुल फॉर्म बताई थी इसकी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, यह इसकी फुल फॉर्म थी। और इसके साथ इंडिया भी जुड़ चुका है अब, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर इन इंडिया। अबाउट पांडा, जो पांडा है यह इसका चिन्ह है, यानी लोगो है WWF का। एक पांडा के बारे में मैं और बात बता देता हूँ, दुनिया में किसी भी स्थान पे अगर आपको पांडा दिखाई देता है तो उस पर चीन का अधिकार होता है, चीन कभी भी उसको ले सकता है, चीन रेंट पे देता है यदि आपको कहीं भी पांडा दिख रहा है तो। रेड डाटा बुक, पिंक डाटा बुक और ग्रीन डाटा बुक क्या है, इसको भी हमने बताया था। व्हाट इज प्लॉगिंग, प्लॉगिंग क्या है, बहुत ही चर्चित शब्द यह चला था तब मोदी जी ने सफाई अभियान चलाया था। यदि आप भी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके और प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। वर्दी की धुन, वर्दी की धुन अधिकतर सभी लोगों को होती है, और जो इन पे स्टार होते हैं उनका क्या क्या मतलब होता है, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, और अशोक की लाट जो बनी हुई होती है वह किस पोस्ट पे अपने होते हैं, उसके बारे में आज हम बताएंगे। यदि वर्दी पे जो उनकी बाजू पे अगर कोई भी ऐसे तीर का निशान नहीं दिखता है तो वह व्यक्ति कांस्टेबल पोस्ट पे हैं। यदि दो तीर के निशान दिखते हैं तो वो सीनियर कांस्टेबल की पोस्ट पे हैं, और यदि 3 साइन अगर दिखते हैं इनकी बाजू पे तो वो हेड कांस्टेबल की पोस्ट पे हैं। आगे चलते हैं। स्टार, अगर जो भी हमारे पुलिस बल हैं उनकी जो वर्दी है उसमें अगर 1 स्टार दिखाई दे तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं। ये देखिए इस तरीके का अगर आपको साइन दिखता है तो वह असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे हैं। 2 स्टार दिखने का अर्थ है सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे वह हैं, और यदि 3 स्टार दिखता है तो इसका अर्थ है वह इंस्पेक्टर की पोस्ट पे हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसको नोट भी कर सकते हैं यदि आपको याद रखना है, होना ही चाहिए। अब ये देखिए, यदि अशोक की लाट के साथ साथ स्टार दिखाई दे तो वो SP है, SP यानी सब इंस्पेक्टर। जो SP है इसकी फुल फॉर्म है सुपरिंटेंडेंट पुलिस। SP की फुल फॉर्म सुपरिंटेंडेंट पुलिस। ASP असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट पुलिस। DSP यानी डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस। ठीक, यानी हिंदी में है पुलिस अधीक्षक, सहायक पुलिस अधीक्षक, और DSP यानी डिप्टी यानी उप पुलिस अधीक्षक। यह इनकी फुल फॉर्म है हिंदी और इंग्लिश में। यदि स्टार के साथ साथ एक अशोक की लाट आपको दिख रही है तो यह SP होंगे, यानी पुलिस अधीक्षक। यदि एक अशोक की लाट केवल दिख रही है तो यह असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट पुलिस यानी सहायक पुलिस अधीक्षक होंगे। DSP यानी डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस यानी उप पुलिस अधीक्षक। इनके बाजू पे यह 3 स्टार लगे हुए होते हैं। अब आगे आप देखिए, बुढ़ापे में बाल क्यों सफ़ेद हो जाते हैं इसके बारे में बताएंगे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हमारे बालों का काला रंग मेलानिन नामक एक पिगमेंट के कारण होता है। यह पिगमेंट बालों की जड़ों की सेल्स में पाया जाता है। आमतौर पर बुजुर्ग अवस्था में मेलानिन बनना बंद हो जाता है और यह कम बनने लगता है तो बाल सफ़ेद होने लगते हैं। यानी जो मेलानिन नामक एक पदार्थ होता है उसके कारण
यह जो बाल हैं सफ़ेद होने लगते हैं। ट्रेन के डिब्बों पे यह लाइन क्यों होती हैं? बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट अब मैं आपको ट्रेन से संबंधित बताने जा रहा हूँ। सभी लोग, अधिकतर लोग ट्रेन पे ज़रूर सफ़र किए होंगे। लाल रंग की पट्टी होती है, उस पर क्या कारण होता है? जो ये धारियाँ होती हैं हरे रंग की और ये नीले रंग की पट्टियों पे जो धारियाँ होती हैं, उसका क्या कारण होता है? पीले रंग और सफ़ेद रंग की धारियाँ अगर किसी भी डिब्बे पे दिखाई दें अंत में बनी हुई, पीले रंग और सफ़ेद रंग की धारियाँ डिब्बे के अंत में बनी होती हैं। पीले रंग और सफ़ेद रंग की जो पट्टियाँ हैं जो कि डिब्बे को एक दूसरे से अलग दिखाती हैं। यानी पहले इस एक डिब्बे के अंत में सफ़ेद रंग की पट्टी, फिर पीले रंग की पट्टी दिख रही है, यानी एक डिब्बा यहाँ पे समाप्त हो रहा है, दूसरा ये डिब्बा प्रारंभ हो रहा है। पीले रंग का जो आपको पट्टियाँ दिख रही हैं उसका कारण है कि ये जनरल डिब्बा है, इस पर कोई भी व्यक्ति सफ़र कर सकता है। देख ही रहे होंगे भाई, देखिए जनरल डिब्बे में ऐसे ही होता है, ये देखो ऐसे लटके हुए होते हैं, है ना? तो वही इसमें दिखाया गया है बढ़िया अच्छी तरीके से। अब देखिए, हरे रंग की धारियाँ जिस डिब्बे पर हों वह केवल महिलाओं के लिए होता है। आप भी बहुत ही ध्यान से बैठें, यदि आप पुरुष हैं तो अगर किसी भी डिब्बे पे अगर नहीं आपको दिख रहा है महिला डिब्बा लिखा हुआ, तो आप यह हरे रंग की पट्टी अगर आपको दिख रही है तो वह केवल महिलाओं के लिए वह डिब्बा संरक्षित होता है। लाल रंग की और नीले रंग की धारियाँ जिन डिब्बों पे होती हैं वह गर्भवती महिलाओं या विकलांग लोगों के लिए होती हैं। लाल और नीले रंग की जो धारियाँ आपको देखो एक साथ ऐसे दिख रही हैं, वह गर्भवती महिलाएं या विकलांग लोग उस पर सफ़र कर सकते हैं। ठीक, एक यह नंबर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताने जा रहा हूँ। आप इसको अवश्य गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। यह नंबर अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं तो आपको सारी इमेजों में दिखेगा कि लोग अपना सिर फ्रिज के अंदर डाले हुए हैं। यदि आप यह नंबर गूगल पे सर्च करते हैं, आप अभी करके देखना, हमारी वीडियो के अंत में भी आप देख सकते हैं। अगर आप यह सर्च करते हैं तो गूगल पे जितनी भी इमेजें आएंगी उसमें आपको दिखेगा कि सभी लोग फ्रिज में अपना सिर अंदर ऐसे डाले हुए हैं। जैसे ये देखिए महिला अपने फ्रिज में अपना सिर डाले हुए हैं। इसका क्या कारण है वह भी हम आपको बताते हैं। गूगल पे यह नंबर सर्च करने पे यह इमेज इसलिए आती हैं क्योंकि एक व्यक्ति थे डेविड हॉर्विट्ज नामक व्यक्ति ने अपने सोशल मीडिया पर यह नंबर लिख कर डाला था, जो कि वायरल हो गया था और इसको देखकर बाकी लोगों ने भी यह फ़ोटो के साथ यह नंबर डाला और यह अपलोड करने लगे। इसीलिए गूगल पे यह नंबर सर्च करने पर यह इमेजें आती हैं और इसका कोई कारण नहीं है। कैप्चा कोड, जिन किसी भी व्यक्तियों ने फॉर्म भरा होगा या कोई भी अकाउंट खोलते हैं तो कैप्चा कोड आपको ज़रूर दिखता है और यह क्यों ज़रूरी होता है वह आज हम आपको बताएंगे। वेबसाइट पर आगे बढ़ने के लिए हमें सबसे पहले यह कैप्चा कोड डालना पड़ता है, यह जो कि इतना मुश्किल होता है, इसलिए यह मुश्किल होता है ताकि कोई भी कंप्यूटर इसे समझ ना सके, सिर्फ इंसानी दिमाग ही इसे समझ सके। बहुत ही इसके पीछे लॉजिक होता है। कैप्चा कोड इसलिए होता है कि जो ये तिरछे मिर्चे जो ये शब्द बना दिए जाते हैं, जैसे 3 ऐसे बना दिया जाएगा, जेड बनाएंगे तो ऐसे बना दिया जाएगा, है ना, और वाई होगा तो ऐसे बना के कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी बना देंगे। तो ये देखिए कैप्चा ऐसा है ना, तो ये इसलिए होता है ताकि ये कंप्यूटर ना पकड़ पाए।
अगर जो व्यक्ति फॉर्म भर रहा है केवल उसका दिमाग ही ये समझ पाए और यह कैप्चा कोड डाल दे तो उसे समझ में आ जाए कि हाँ कोई व्यक्ति इसको मॉनिटर कर रहा है। द कोडेक्स लाइसेंस्टर दुनिया की सबसे महंगी किताब है। एक किताब है द कोडेक्स लाइसेंस्टर। द कोडेक्स लाइसेंस्टर, यह जो किताब है यह दुनिया की सबसे महंगी किताब है। इसकी कीमत लगभग कितना होगी? 3,16,02,140, यानी 2 करोड़ नहीं 23 करोड़। ये देखिए यहाँ पे कॉमा गलत लगे हुए हैं। एक कॉमा यहाँ 3 के बाद लगता है, फिर 2 के बाद लगता है, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद ही लगते रहते हैं। 23,16,02,140 रुपये इस किताब की कीमत है। ये देखिए क्राफ्ट डायमंड हेलुसिनेशन, यानी दुनिया की सबसे महंगी एक घड़ी है ग्राफ डायमंड्स हेलुसिनेशन। ग्राफ डायमंड्स हेलुसिनेशन, यह दुनिया की सबसे महंगी घड़ी है। इसकी कीमत, सबसे महंगी गाड़ी है, सबसे महंगी यह गाड़ी है जिसकी कीमत कितनी है? 2 सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 413 करोड़ 57,52,500 इसकी कीमत है। दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी का नाम है ग्राफ डायमंड्स हेलुसिनेशन, जिसकी कीमत 413 करोड़ 57,52,500 रुपये है। ठीक। दुनिया का सबसे महंगा पेन, ये देखिए यह दुनिया का सबसे महंगा पेन है। यहाँ पे इसके आगे ये बिट निकली हुई है। ठीक, लिखने के लिए। दुनिया का सबसे महंगा पेन ऑरोरा डायमनेट फाउंटेन पेन, ऑरोरा डायमनेट फाउंटेन पेन है और इसकी कीमत कितनी है? इंटरनेशनल के उस पर यह कॉमा लगाए गए हैं। हमारे इंडियन में पहले 3 के बाद फिर 2 के बाद कॉमा लगते हैं, लेकिन इंटरनेशनल में 3 के बाद कॉमा लगते हैं। तो इसकी कीमत कितनी है? इसकी कीमत है 11 करोड़ 5,79,424 रुपये 82 पैसे इस पेन की कीमत है। यह 30 कैरेट डायमंड और इसकी नींव 18 कैरेट गोल्ड से बनी हुई है। इसकी नींव अभी दिख नहीं रही है, इसकी नींव मैं बना देता हूँ इसकी सुंदरता को देखने के लिए। ऐसे होता है यह फाउंटेन पेन। ठीक, यानी इसकी जो नींव है वह 18 कैरेट से और जो अन्य पेन की जो है वह 30 कैरेट सोने से बनी हुई है। इसकी कीमत आपको मैंने बताई दी है। बीमारी होने पे हम दवाएं खाते हैं, इस पे साइन बने हुए होते हैं। आप देखेंगे XR and RX और XRX, इस पे क्यों लिखा हुआ होता है इसके बारे में आज हम बताएंगे। ये देखिए NRX, ये देखिए लिखा हुआ है RX और XRX लिखा हुआ है। इसके क्या क्या कारण होता है वह आज हम आपको बताएंगे। RX अगर लिखा हुआ हो, यदि दवाई पे RX लिखा हुआ है तो यह उन मेडिसिन्स पर लिखा होता है जिन्हें हम बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं खरीद सकते हैं। NRX क्यों लिखा हुआ होता है दवाई पे? यह उन मेडिसिन्स पे लिखा हुआ होता है जो नशीली दवाएं होती हैं।
XRX यह उन दवाइयों पे लिखा होता है जिन्हें बनाने के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल किया गया है। ठीक, तो अब हम दवाइयाँ खाने से पहले इन जो ये साइन हैं उन पे हम अवश्य ध्यान देंगे कि इस दवाइयों को खाने से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, और दवाई पे जो ये लाइन आप लाल लाइन देखते हैं इसका क्या कारण है, वह भी आज हम बताएंगे। दवाई पे ये लाल रंग की लाइन क्यों होती है? यह लाइन उन दवाइयों पे होती है जिन्हें हम डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं लेना चाहिए। कोई भी मेडिकल स्टोर वाला आपको यह बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन यानी सलाह के नहीं दे सकता, और आपको भी कभी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना यह दवाई नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको लेते हैं तो यह आपको साइड इफ़ेक्ट भी कर सकती है, यानी इस दवाई को खाने से आपको हानि भी हो सकती है। तो डॉक्टर की सलाह से ही ऐसी दवाइयाँ लें जिस दवाइयों पे ऐसी लाल लाइन आपको दिख रही है। हमेशा याद रखेंगे आप, मुझे आशा भी है। मज़दूर दिवस पे मैंने एक कविता लिखी थी, वो आपको हमारे चैनल पे जाके आपको मिल जाएगी। हो सकेगा तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यह बहुत ही मार्मिक कविता मैंने लिखी थी और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था। 0 रुपए का नोट, क्या आपने देखा है कभी 0 रुपए का नोट? तो मैं आज आपको 0 रुपए की नोट की एक कहानी बताता हूँ, और ना ये कहानी नहीं है, यह सत्य है। यदि आपको अभी तक नहीं मिला है 0 रुपए का नोट तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। वह क्यों है वो आज मैं आपको बताता हूँ। भारत में क्यों छापे जाते हैं 0 रुपए के नोट? कुछ समय निकाल के जरूर देखें, सुने। यह नोट देख लीजिए आप, 0 रुपए के नोट को भी, यह 50 के नोट की तरह लगता है। यह नोट 50 के नोट की तरह दिखता है। यह नोट फिफ्थ पिलर नामक संस्था द्वारा छापा जाता है। दरअसल यह नोट भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए छापा जाता है। जब भी कोई रिश्वत मांगता है तो उसे 0 रुपए का नोट दे दिया जाता है, और इस नोट पे संस्था का फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस भी लिखा होता है, ताकि अगर कोई भी उससे रिश्वत ले मांगे तो वह उसको कॉल करके, यानी सरकार या उस संस्था को कॉल करके उसकी जानकारी दे दे। टायर हमेशा काले रंग के ही क्यों होते हैं? आप सभी ने देखा होगा कि टायर हमेशा काले रंग के ही होते हैं। क्यों, आपने कभी सोचा? आज मैं आपको बताता हूँ कि टायर काले रंग के ही क्यों होते हैं। पहले के समय में टायर सफ़ेद रंग के होते थे, लेकिन वहाँ टायर गर्म रोड पे पिघल जाते थे और वहाँ ज़्यादा दिन तक वह ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाते थे। लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने देखा कि जब हम रबड़ के अंदर कार्बन ब्लैक मिलाते हैं तो वहाँ टायर पिघलता नहीं है। वह टायर यहाँ कहीं भी वहाँ लिखा हुआ है तो वह है इसका अर्थ। यानी इसमें यही बताया गया है कि पहले के टायर सफ़ेद होते थे, वह जल्दी पिघल जाते थे, लेकिन उसके बाद में जो काले टायर हैं उनको रखा गया। उसके अंदर कार्बन ब्लैक मिलाया जाता था, जिससे वह टायर जल्दी पिघलते नहीं थे और मजबूत भी रहते थे। इसलिए टायर काले रंग के होते हैं, क्योंकि उसमें कार्बन ब्लैक मिलाया जाता है। ठीक, ईंट हमेशा क्यों लाल रंग की ही होती है, यह आज हम आपको बताएंगे। ईंट कई सारे कंपोनेंट से मिलकर बनती है, और इन कंपोनेंट में आयरन ऑक्साइड भी शामिल होता है, और यह आयरन ऑक्साइड का कलर लाल होता है, जिसके कारण ईंट लाल होती है और इसी के कारण इतनी मजबूत होती है। ईंट किसके कारण लाल और मजबूत होती है? आयरन ऑक्साइड के कारण। हम लोग फल अवश्य खरीदते होंगे कहीं ना कहीं से। फलों पे जो स्टिकर लगे हुए होते हैं उनका क्या क्या
अर्थ होता है वह भी हमें पता होना चाहिए। यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो मैं आपको तथ्य बता रहा हूँ। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, यदि आपको लग रही है कि हाँ इस वीडियो में मेहनत की गई है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और जो साथी हैं आपके, उनको ये जानकारी अगर आप पहुंचाते हैं अपने जो साथ के हैं आपको, तो यह उनके लिए भी फ़ायदेमंद वीडियो होगी। अगर फल पर लगे हुए स्टिकर का नंबर 5 डिजिट का है और वह 9 से स्टार्ट होता है, तो वह नेचुरल तरीके से उगाया गया है। स्टिकर पे 5 नंबर का कोई भी एक नंबर लिखा हुआ है और वह 9 से शुरू हो रहा है, तो वह नेचुरल तरीके से पकाया हुआ फल है, यानी अपने आप पका है वह नेचुरल रूप से। अगर फल पर लगे हुए स्टिकर का नंबर 5 डिजिट का है और वह 8 से शुरू होता है, तो इसका क्या अर्थ होता है? यह जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है, यानी इसको खुद पकाया गया है, बनाया गया है इसको। अगर फल पे लगे हुए स्टिकर पर 4 डिजिट का नंबर लिखा हुआ है और वह 4 से स्टार्ट होता है, 4 डिजिट का नंबर हो और वह 4 से स्टार्ट होता है, तो यह आर्टिफिशियली तरीके से उगाया गया है, यानी इसको खुद मनुष्य के द्वारा, इसमें केमिकल्स आदि के द्वारा ही यह उगाया गया है। ठीक। सिक्कों पे इसका अर्थ क्या होता है? हम सभी लोग रुपए का प्रयोग करते हैं, उस पे स्टार होता है, किसी पे कोई चिन्ह होता है। इसका क्या अर्थ होता है वह आज हम आपको बताएंगे। अगर सिक्के पर स्टार है तो वह हैदराबाद में बनाया हुआ है। ठीक। हैदराबाद में बने हुए सिक्कों पे स्टार जैसा साइन आपको दिखेगा। अगर किसी भी सिक्के पे आपको डॉट डॉट ये मिल रहे हैं, तो वह नोएडा में बनाया गया है। डायमंड के तरीके का अगर आपको सिक्के पे साइन आपको दिख जाता है, तो यह कहाँ बनाया गया है? यह बनाया गया है मुंबई में। ठीक। अगर सिक्के पर कुछ भी नहीं है, तो वह कलकत्ता में बनाया गया हुआ है। आप ये देख रहे हैं, इस पर कोई भी साइन नहीं है। ठीक। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है, तो आप हमारे चैनल द गुरु बी लर्न को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यह वीडियो शेयर कर सकते हैं उन लोगों को जिनको आप समझते हैं कि यह जानकारी सभी को पता होनी चाहिए। तो आगे की जानकारी मैं आपको देता हूँ। बारिश के पहले बादल काले क्यों हो जाते हैं? आपने देखा होगा बारिश के समय में बादल काले होने लगते हैं। जब सूर्य की रोशनी बादल के अंदर से प्रकाशित होती है, ठीक, तब हमें बादल सफ़ेद रंग के दिखाई देते हैं। लेकिन जब बादलों के अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तब उसके अंदर से सूरज की किरणें प्रकाशित नहीं हो पाती हैं, जिसके कारण बादल हमें काले दिखाई देते हैं। यह सूर्य है, मान लीजिए यहाँ पे बादल हैं, ठीक। अब सूर्य की रोशनी नीचे हमारी ये पृथ्वी है, तो सूर्य की किरणें नीचे आने से पहले यह बादलों से टकराती है। यदि बादल में पानी कम होगा बादलों में, तो वह हमें सफ़ेद रंग के बादल दिखाई देते हैं। लेकिन जब इसमें पानी की मात्रा काफ़ी हो जाती है, यह पानी इसमें काफ़ी भर जाता है बादलों में, तो यह हमें काले रंग के दिखाई देने लगते हैं। आम पहियों पर जो मर्रा होता है, मर्रा यानी ये जो इस पे प्लेट दिखाई दे रही हैं, ये खुरदरापन, तो उसे ट्रीड कहते हैं। आम पहियों पर जो मर्रा होता है उसे ट्रीड कहते हैं, जो कि पानी और काई पर पहियों को फिसलने नहीं देता है। लेकिन रेसिंग ट्रैक पर पानी और काई नहीं होती हैं, इसलिए रेसिंग कार या बाइक्स होती हैं, उन पे पहियों पे
ट्रेड यानी वह खुरदरापन नहीं होता जिसके कारण कार तेज़ी से या मोटरसाइकिल तेज़ी से चल पाती हैं। ये देखिए, हम आम तौर पे जो वाहन यूज करते हैं, चाहे वह मोटरसाइकिल हो या कार हो, उस पे यह आप धारियाँ ज़रूर देखते होंगे, यह हमें फिसलने से रोकती हैं। लेकिन जो रेसिंग कार होती हैं, रेसिंग बाइक्स होती हैं, वह बिल्कुल सपाट होते हैं उनके पहिए, यानी उस पे कोई भी खुरदरापन नहीं किया जाता है, क्योंकि जो उनका ट्रैक होता है, ट्रैक यानी यहाँ पे दौड़ती हैं, जहाँ पे रेस होता है, तो उस ट्रैक पे ना काई होगी, ना ही कोई गड्ढा वगैरह फिसलन होगी, तो जिसके कारण उनको इसकी आवश्यकता है ही नहीं, तो इसीलिए यह तेज़ भी चल पाने में सक्षम होती हैं। फ्लैट क्यों होते हैं रेस की कारों के पहिए? देखिए, आज हम आपको बताते हैं। एक और बात बता देते हैं आपको, सड़क पे ये लाइनें क्यों होती हैं। करीब यह 1 घंटे की वीडियो होने वाली है, केवल यह पार्ट और बता दें, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। सड़क पे ये लाइनें क्यों होती हैं, इसके क्या क्या अर्थ होते हैं, हम रोड पे निकलते हैं तो हमें इसका ज्ञान होना चाहिए। यदि आप सभी को पता होगा कि लाइन रोड को डिवाइड करती है, कौन सी लाइन? यह जो बीच में वाइट लाइन होती है। आप सभी को पता होगा यह लाइन रोड को डिवाइड करती है, लेकिन जहाँ भी सॉलिड लाइन हो वहाँ ओवरटेक करना मना होता है, क्योंकि सॉलिड लाइन हमेशा हिल एरिया और कोहरे वाली जगह होती है, वहाँ आती हुई गाड़ियाँ नहीं दिखती हैं। यदि कहीं भी रोड पे सॉलिड लाइन के बारे में मैं बताता हूँ, जैसे यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। यह मान लीजिए रोड है, और इस पे यदि बीच में जो सॉलिड लाइन है, ठीक, जैसे आपको वाइट रंग वगैरह की दिखती भी है, ये रोड है, बीच में ये सॉलिड लाइन है। तो अगर बीच में कहीं भी कट आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो हम इसको इधर क्रॉस दूसरी तरफ नहीं करना चाहिए, ठीक। यदि रोड पे ऐसे आप देखते हैं, ऐसे अगर आपको साइन मिलते हैं, तो आप समय पड़ने पे दूसरी तरफ रोड के जा सकते हैं, अन्यथा आपको मना होगी, ठीक। तो हमें गाड़ी पे चलाते समय या रोड पे चलते समय यह ध्यान रखना है, ठीक। और ब्रोकन लाइन वहाँ होती है, ब्रोकन लाइन बोलते हैं इसको। ये देखिए, जहाँ हम ओवरटेक कर सकते हैं जब कोई दूसरी गाड़ी दूसरी लाइन से ना आ रही हो, तो ये देखिए, यानी ये देखिए, ये रोड है, यहाँ पे पीले पीले रंग की जो अभी मैंने बताया था, आवश्यकता पड़ने पे हम दूसरी तरफ जा सकते हैं। यानी ओवरटेक, जैसे अगर यह गाड़ी चल रही है और हम ओवरटेक करना चाहते हैं, तो हम ओवरटेक कर सकते हैं यदि इस तरफ से कोई गाड़ी नहीं आ रही है तो, ठीक। इस लाइन का अर्थ यह होता है। ट्रेन को जो चैन होती है उसको खींचने के बाद क्या होता है, ट्रेन से सफ़र किया होगा तो आपने यह चैन देखी होगी। तो अगर ट्रेन की चैन को खींच देते हैं तो क्या होता है, जब कोई भी ट्रेन की चैन को खींचता है तो सबसे पहले ड्राइवर के पास ऑप्शन जाता है कि वह ट्रेन को रोके या नहीं। उसके बाद जब ट्रेन को रोका जाता है तो वह 1 किलोमीटर के बाद जाके रुकती है। जब ट्रेन चैन खींचने की वजह से रुकती है तो ट्रेन में 3 बार हॉर्न बजता है। अगर कोई बिना किसी कारणवश के चैन खींचता है ट्रेन की, तो उसे जेल के साथ साथ जो जुर्माना होगा वह भरना पड़ता है। सोमरस पे हमने कविता लिखी थी, मैं देसी दारू ठर रहा हूँ तो महंगी बोतल वाइन प्रिय। यह मेरी खुद की लिखी हुई कविताएं हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसका लिंक भी आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इस कविता को लिखने में भी मुझे काफ़ी आनंद आया था, और आप हमारी
इस वीडियो को प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो हम अपने यहीं पे रोकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको इसमें मिली हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।